वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की इस सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं हम यहां पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और यहां पर हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। और यहां पर जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली टारगेट कर रहे हैं AKTU के बीटेक का जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस है, BCA का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, जो कि दोनों का सिलेबस अगर हम देखें तो 100% सेम है। वहीं पर BBA का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफर है, लेकिन हाँ यहां पर आपको वो भी कवर अप हो जाएगा। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट के तहत हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपके सामने इस सीरीज को लेकर आ रहे हैं। यहां पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन दिखाई देता है और उसमें कितना आपको लिखना है वो हम यहां पर क्वेश्चन वाइज आपको बताते जा रहे हैं। मतलब ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन आपको कितना लिखना है वो चीज आप यहां से सीख कर जाएंगे, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठें तो आपको यह पता रहे कि इस क्वेश्चन में हमें इतना लिखना है, इतना टाइम देकर हमें इतना एक्सप्लेन करना है, ताकि आप मैनेज कर सकें अपने टाइम को एग्जाम हॉल में बैठकर। ठीक है, ये आपको वैल्यू तब पता चलेगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपको प्री डिफाइंड चीजें रहेंगी कि हाँ सर ने ये बताया था कि अगर इतना क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन हमारा देखा है तो वहां पर केवल और केवल वैलेंस इकोसिस्टम था, तो मैंने केवल और वैलेंस इकोसिस्टम के बारे में ही बात की और ज्यादा फैक्टर्स के बारे में उसके बात नहीं की। तो जितना आपसे पूछा गया है उतना ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो काम आप करते हुए आ रहे हैं बहुत अच्छे से, वीडियो के लिंक को पहले तो आप शेयर कर दीजिए सभी सोशल अकाउंट्स पर। अपने जो भी सोशल अकाउंट आप यूज करते हैं वहां पर वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो में अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट। देखिए अभी तक आपने एनवायरमेंट के बारे में जाना, एनवायरमेंट के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में जाना, ब्रांचेस इन द सेंस कंपोनेंट्स, जैसे उसका इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं। मतलब हमने 90% पहली यूनिट का जो सिलेबस है वो खत्म कर दिया है 8 क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचे हैं, जो कि हमारी एक्टिविटी की वजह से आपको एनवायरमेंट में जितने भी चेंजेस, जितनी भी कमियां देखने को मिल रही हैं वो सब ह्यूमंस एक्टिविटी की वजह से आपको देखने को मिल रही हैं। अब इसको हमें डिटेल में डिस्कस करने के लिए बोला गया है, तो अब आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। अब आप 2 मिनट तो नहीं, मैं कह रहा हूं 1 मिनट आप वीडियो को पॉज करके सोचिए कि क्या क्या ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रही हैं। देखिए कई सारे जो कारण हैं वो आपके माइंड में तुरंत आ जाएंगे, और यही एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट की वैल्यू है। इसको आपको रटना नहीं है बच्चों, मैं शुरुआत से आपसे यही कहता हुआ आ रहा हूं, पहले क्वेश्चन से आपको इस सब्जेक्ट को रटना नहीं है, समझना है, एनालाइज करना है कि किस तरीके से ये फैक्टर्स हमारे आसपास इन्वॉल्व हैं, उसी के बिहाफ पर आपको आंसर लिख के आना है। ठीक है, तो चलिए आपने सोच लिया होगा और आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आ भी गई होंगी कि इन वजह से कहीं ना कहीं एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है। तो वही फैक्टर्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या इफेक्ट्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के एनवायरमेंट पर, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट, अगर इसकी बात करें हम तो ह्यूमन एक्टिविटीज हैव ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, बोथ पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि सारे इंपैक्ट निगेटिव ही हैं, पॉजिटिव भी हैं भाई, क्योंकि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी तो हम ही काम कर रहे हैं ना, ह्यूमंस ही तो काम कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रही हैं तो वो निगेटिव इंपैक्ट्स हो जाएंगे, है ना। तो यानी कि पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों तरीके के इंपैक्ट देखे जाते हैं। आगे, while we depend on the environment for resources like the food, water and air, our actions can also harm the plants। यानी कि हमारे एक्शंस भी कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाते हैं प्लांट्स को। Here are some key effects of human activities on the environment। कुछ की फैक्टर्स हैं, कुछ की एक्टिविटीज हैं जो एनवायरमेंट पर इफेक्ट डालती हैं, उसको हम 1 बाय 1 यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पहला अगर हम की एक्टिविटी की बात करें तो वो है आपका डिफोरेस्टेशन, जो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज है, यानी कि जो हम पेड़ों को काट रहे हैं वो एक सबसे ज्यादा हार्म पहुंचा रहा है एनवायरमेंट को। ठीक है, एनवायरमेंट का मतलब ही क्या है, जिसमें पेड़ पौधे, ये एक डाइवर्सिटी जो होती है, जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स को प्योर बनाती हैं, वही कहीं ना कहीं हम उनको अफेक्ट पहुंचा रहे हैं।
डिफोरेस्टेशन में इसका इफेक्ट आप क्या देख रहे होंगे, डिफोरेस्टेशन अकर्स व्हेन द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर द एग्रीकल्चर। भाई हम क्यों काट रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने से हम ट्रीज को काट रहे हैं ताकि हम एग्रीकल्चर कर सकें। ज्यादा हमारी कंजप्शन बढ़ गई है, उसको पूरा करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको बैलेंस इकोसिस्टम बनाने के लिए हम ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड लेकर आ रहे हैं। अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, रहने के लिए ज्यादा चीजें हमें चाहिए, ज्यादा जगह रहने के लिए चाहिए, और लोगिंग। साथ ही साथ ट्री प्लेज ए क्रूशियल रोल इन एब्जॉर्बिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस लेते हुए बाहर निकालते हैं, वो हमारे ट्रीज उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड बनाने में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जो कि हमें सांस लेने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड मेंटेनिंग द वाटर साइकिल, और जो प्लांट्स हैं वो वाटर साइकिल को मेंटेन करने में भी कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि जब प्लांट्स रहेंगे तो जो सॉइल है उसका कटान नहीं होगा, मतलब सॉइल बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगी। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन, जब ट्रीज कट डाउन किए जाते हैं तो क्या क्या चीजें या क्या क्या लॉसेस आपको देखने को मिलते हैं, उसको हम बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं यहां पर, लॉस ऑफ द हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट, यानी कि जैसे यूपी में बुलडोजर चलता है किसी के घर पे, तो वो क्या हो गया, उसका जो रहने की व्यवस्था थी वो खत्म हो गई है ना, अब वो किसी भी कारण से चला हो, है ना। वैसे ही अगर प्लांट्स ट्रीज कट जाते हैं तो वहां पर उन पर जो एनिमल्स रहते हैं उनका घर खत्म हो जाता है, वो फिर कहां रहेंगे, दैट मीन्स उनका लॉस हो रहा है। फिर आगे, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बर्न कर रहे हैं, एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है उसको फिर एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्योंकि ट्रीज ही हमने काट दिए हैं, है ना। कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और जिस वजह से पूरे अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग से हमें सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, वहीं पर डिसरप्ट्स द लोकल क्लाइमेट एंड द वाटर साइकिल, और ये डिस्टर्ब कर रहा है उस पर्टिकुलर क्षेत्र की लोकल क्लाइमेट को और वाटर साइकिल को। इज दैट क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, तो ऑफ्टन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि लंग्स ऑफ द अर्थ हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कहते हैं, इज बीइंग डिस्ट्रॉय एट द रैपिड रेट, जो कि आज के समय में बहुत तेज गति से उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर पेड़ों का कटान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स आपको समझ में आए होंगे कि अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो किस तरीके से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और ये हम लोगों की एक्टिविटी की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है आपका पॉल्यूशन। ये भी एक समस्या है बहुत बड़ी, दैट्स द पॉल्यूशन। लेकिन पॉल्यूशन क्रिएट कैसे हो रहा है, अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें, क्योंकि हम ट्रीज काट रहे हैं, तो यानी कि ये जो समस्याएं हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एक समस्या पर्टिकुलर ही हो रही है, नहीं, वो कहीं ना कहीं दूसरी समस्या के साथ भी इंटरकनेक्ट है। पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है और लैंड पॉल्यूशन है। ये आप यूनिट नंबर 3 में भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में वही सारे टाइप्स आपको पढ़ने हैं पॉल्यूशन में, और बहुत छोटी यूनिट है, वहां पर आप बेहतर मार्क्स अच्छे से तैयार करके सब्जेक्ट को अचीव कर सकते हैं, है ना। अगर मैं इफेक्ट की बात करूं पॉल्यूशन की, तो आप लोगों को पता ही है, पॉल्यूशन इज द रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इनटू द एनवायरनमेंट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड द वेस्ट डिस्पोजल। मतलब कहने का यह है कि क्या इफेक्ट है पॉल्यूशन का, वो किसी भी टाइप का पॉल्यूशन हो, बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं। यानी कि बेसिकली अगर मैं पॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको बोलूं, तो पॉल्यूशन की डेफिनेशन है हार्मफुल सब्सटेंसेस का रिलीज होना एनवायरमेंट के अंदर। अब वो एयर में अगर रिलीज हो रहे हैं तो वो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, वाटर में अगर वो रिलीज हो रहे हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस तो वो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, लैंड में हो रहे हैं तो वो लैंड पॉल्यूशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वहीं पर अगर वो साउंड की फॉर्म में हार्मफुल सब्सटेंसेस आ रहे हैं तो वो नॉइज पॉल्यूशन हो जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस जो कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटी की वजह से एनवायरमेंट में पहुंच रहे हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉल्यूशन और उसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं एनवायरमेंट पर हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से। ठीक है, जैसे हम ज्यादा वाहनों का यूज कर रहे हैं, ज्यादा एसीज हम लगा रहे हैं, ज्यादा फ्रिज हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं हार्मफुल गैसेस पहुंचा रहा है, तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है। हम डिस्पोजल्स, जो प्लास्टिक जो अधिक मात्रा में आजकल यूज कर रहे हैं, उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, वाटर में फेंक देते हैं, वाटर में हम ऑयल को मिला देते हैं, और हार्मफुल जो आपके फैक्ट्रियों से मटेरियल वेस्ट निकलता है वो हम वाटर में बहा देते हैं, तो वो वाटर पॉल्यूशन को
दावत दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो दीज आर द फैक्टर्स और उनके इफेक्ट पॉल्यूशन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? नेक्स्ट है आपका, जैसे कि मैं बात करूं एयर पॉल्यूशन की, तो एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, कार्स एंड पावर प्लांट्स रिलीजिंग द हार्मफुल गैसेज लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड्स कॉजिंग द स्मोग, यानी कि धुल धुंध सी आपको देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी डिजीज, आपको जो सांस लेने की समस्याएं होती हैं वो यहां पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एंड द कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं पर वाटर पॉल्यूशन की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो वाटर पॉल्यूशन वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, जैसा मैंने बताया जो फैक्ट्रीज होती हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है उसको हम नदी में मिला देते हैं, नदी की तरफ रास्ता करके उसमें बहा देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल है। एग्रीकल्चर्स में जो वेस्ट आता है उसको भी हम नदी में बहा देते हैं, मिला देते हैं पानी में, वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट है, क्योंकि हम आज के समय में एग्रीकल्चर में इतने पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं जो कि हार्मफुल हैं हमारे खुद के हेल्थ के लिए, है ना। एंड द हाउस होल्ड्स लाइक द प्लास्टिक्स, केमिकल्स, सीवेज पॉल्यूट्स रिवर्स, लेक्स एंड द ओशियंस, ये सब कहीं ना कहीं वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट कर रहे हैं, हार्मिंग द एक्वेटिक लाइफ एंड द मेकिंग वाटर अनसेफ फॉर द ड्रिंक। ये एक्वेटिक लाइफ को तो हम पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, लेकिन जो वाटर हमें कंज्यूम करना है बच्चों, उसको भी ये हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका वाटर पॉल्यूशन के बारे में हो जाएगा। वहीं पर आगे बात करें लैंड पॉल्यूशन की, तो लैंड पॉल्यूशन इम्प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट, यानी कि आपने देखा होगा एक बड़ी सिटी में अगर आप जाएं तो वहां से नगर पालिका या फिर कूड़े की जो कलेक्ट करने की व्यवस्था है वो कूड़े को कलेक्ट करती है, यानी कि वेस्ट को कलेक्ट करती है, और कहीं दूर एक ऐसा रीजन बना रखा है वहां पर जाकर बस डाल देती है। तो दैट मीन्स एक मैनेजमेंट नहीं है डिस्पोजल का, प्रॉपर वेस्ट जो आपका निकल रहा है घरों से उसको डिस्पोजल करने का एक प्रॉपर वे नहीं है, यानी कि इनप्रॉपर आपका वे है। जैसे कि उसमें सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है प्लास्टिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स कैन डिग्रेड द लैंड्स, जहां पर वो डालेंगे उसके आसपास के बहुत सारे रीजन्स की लैंड को वो खराब करते चले जाएंगे टाइम टू टाइम, है ना। एंड कॉजिंग द सॉइल इनफर्टिलिटी एंड द हार्मिंग वाइल्ड लाइफ, कहीं ना कहीं ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंपैक्ट करते हैं और वाइल्ड लाइफ को भी वहां पर हार्म पहुंचाते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज से जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस हो रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये भी हमारी एक्टिविटीज की वजह से ही देखने को मिल रहा है, और ये आपको समझ भी आ गया होगा कि क्योंकि हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, वो एयर को पॉल्यूट कर रही है, और उससे एयर का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और पर्टिकुलर किसी रीजन के क्षेत्र का क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए हम बात कर लेते हैं यहां पर इफेक्ट क्या होगा ह्यूमन एक्टिविटीज, स्पेशली बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोयला हो गया है, ऑयल हो गया है, या गैसेज हो गई हैं, रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, है ना। यानी कि इन सब के बर्न करने से कहीं लार्ज अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेज का क्या होता है? अमाउंट में रिलीज होता है, और वहां पर फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जाम्पल दिया ट्रीज के कटने का, है ना, तो दीज गैसेज ट्रैप द हीट, ये गैसेज ट्रैप कर लेती हैं उस एटमॉस्फेयर की हीट को, एंड कॉज द अर्थ टेम्परेचर टू राइज, और वहां पर अर्थ के टेम्परेचर को राइज करने में ये मदद करती हैं। दिस लीड्स टू, ये क्या लीड्स करता है अभी उसको डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर की तरह की फॉर्म में ये चीज बता देता हूं। ये आपका बेटा अर्थ है, इसके आसपास ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं इन्होंने एक लेयर क्रिएट कर ली है। ये सपोज ये एक लेयर ग्रीन हाउस गैसेज की क्रिएट हो गई है, तो जैसे ही कोई हार्मफुल यूवी रेज सन से आती हैं तो वो क्या होती हैं? वो इस ओजोन लेयर से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती थी, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के सरफेस पर टकराएंगी, यहां से अर्थ के सरफेस से हार्मफुल जो यूवी रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही ये ग्रीन हाउस गैस के रीजन में पहुंची, ये जो लेयर बनी हुई है इसने इसको ट्रैप कर लिया है। अब ये ट्रैप करने पर ये यहीं पर घूमती रहेंगी, तो यहीं पर घूमती रहेंगी, तो दैट्स द रीजन आपकी अर्थ का जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और इट शोज ग्लोबल वार्मिंग, और उस एक पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे बात करें हम, ये क्या लीड्स करते हैं? मेल्टिंग ऑफ
पोलर आइस कैंप्स एंड द ग्लेशियर्स कॉजिंग द सी लेवल टू राइज। यानी कि इस वजह से क्या हो रहा है, जो आइस हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं और उनके पिघलने से जो वाटर आ रहा है वो कहीं ना कहीं सी लेवल्स या फिर रिवर्स के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। आगे, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस सच एज द हीट वेव्स, स्टॉर्म्स, फ्लड्स एंड द, यहां पर ये कुछ ओवरलैपिंग होगी, ये क्लियर नहीं लग रहा है मुझको, है ना। तो ये आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं जब आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो डिसरप्शन ऑफ द इकोसिस्टम्स एंड हैबिटेट्स क्रिएटिंग स्पेशल सर्वाइवल। यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जो सर्वाइव कर रहे हैं आपके ऑर्गेनिज्म, जो सर्वाइव कर रहे हैं आपकी लिविंग थिंग्स, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो स्पीसीज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वहां का क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उससे पूरा इकोसिस्टम वहां का डिस्टर्ब हो जाता है। और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो यानी कि डिफरेंट लाइफ्स आपकी जो इकोसिस्टम में सर्वाइव कर रही थी वो सब कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ hurricanes and wildfires is linked to the climate changes। यानी कि जैसे जंगलों में आग लग जाती है तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर रहता है आपके अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। तो ये आपका थर्ड फैक्टर हो जाता है जो हमारी एक्टिविटी की वजह से कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है हम सब स्पीसीज के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है आपका ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग भी हम लोगों की ही एक्टिविटी है, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हम ओवर फिशिंग करते हैं। और चूंकि फिश क्या है, एक पार्ट है इकोसिस्टम का, कहां पर, वाटर के अंदर, ठीक है। तो अगर हम ओवर फिशिंग करेंगे या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं आप किसी भी चीज का ओवर कंजम्पशन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी हार्मफुल होगा ही होगा, उस इकोसिस्टम के लिए तो होगा ही, आपके लिए भी हार्मफुल रहेगा। तो इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ओवर फिशिंग हैपेंस व्हेन फिश एंड अदर मैराइन क्रिएचर्स आर कॉट एट ए रेट फास्टर देन दे कैन रिप्रोड्यूस। मतलब जितनी रिप्रोड्यूस नहीं हो रही हैं फिशेस, उनसे ज्यादा रेट में आप उसको क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। दिस कॉजेज, इससे होगा क्या, ये क्या कॉज करेगा, डिप्लीशन ऑफ फिश पॉपुलेशन, डिस्टर्बिंग मैराइन फूड चेन। भाई पॉपुलेशन जो है फिशेस की वो डिक्रीज हो जाएगी और जिससे कि डिस्टर्ब हो जाएगी फूड चेन मैराइन की, यानी कि वाटर की जो चेन है, वाटर के अंदर जो लाइफ चेन चल रही थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि छोटी फिशेस को बड़ी फिश खाती हैं, फिर उन बड़ी फिशेस को और बड़ी फिशेस खाती हैं, फिर और बड़ी फिशेस को वेल्स खाती हैं, वेल्स मछली खाती हैं। तो ये एक साइकिल जो चल रही थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स एंड मैराइन इकोसिस्टम, है ना। तो यहां पर एक मैराइन इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं आपको समस्या देखने को मिलेगी। आगे, लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स फॉर कम्युनिकेट्स दैट डिपेंड्स ऑन द फिशिंग, है ना। तो ये समस्या आपको मैराइन फूड चेन या मैराइन फूड वेब्स में देखने को मिलेगी, जो हम ओवर फिशिंग कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, द कोलैप्स ऑफ द फिशेस स्टॉक इन द अटलांटिक ओशियन ड्यू टू द ओवर फिशिंग हैज हार्म द फिशिंग इंडस्ट्रीज। ये कहीं ना कहीं फिशिंग इंडस्ट्रीज हार्म पहुंचा रही हैं, जो ओवर फिशिंग की जा रही है अटलांटिक ओशियन से, वहां पर फिशेस का स्टॉक जो है वो कोलैप्स हो गया है कहीं ना कहीं ड्यू टू द ओवर फिशिंग। इज दैट क्लियर? आई होप फोर्थ पॉइंट, उसके इफेक्ट और क्या क्या हार्मफुल कंडीशंस हम क्रिएट कर रहे हैं एनवायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए, वो आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है अर्बनाइजेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अर्बनाइजेशन जो हम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज एंड द टाउन्स रिक्वायर क्लियरिंग लैंड फॉर द बिल्डिंग्स, रोड्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। मतलब अर्बनाइजेशन जो कि एक हम बड़ी सिटी कोई भी बनाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें क्लियर करने होते हैं लैंड्स, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो उस वजह से वहां पर रहने वाले जो हैं लोग, रहने वाली स्पीसीज जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ट्रीज कट होने पर समस्या क्रिएट बताई थी आपको, जैसे उन ट्रीज पर रहने वाले जो भी पशु पक्षी थे वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है ना। Destruction of natural habitats for wildlife, making it harder for the animals to survive। यानी कि एनिमल्स को सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंक्रीज्ड पॉल्यूशन एंड रिसोर्स
कंजप्शन, जिस वजह से इंक्रीज हो रहा है पॉल्यूशन और कंजप्शन रिसोर्सेज। वहीं पर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर स्पेसीज टू फाइंड द फूड, मेट्स एंड द माइग्रेट्स। और ये कहीं ना कहीं फोर्स कर रहा है एक दूसरे को, स्पेसीज को माइग्रेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर। इज दैट क्लियर? तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया, अर्बनाइजेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट 6 पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स। ये भी बहुत बड़ी समस्या आज के समय में होती जा रही है। हम अपने खाने के लिए ही ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें हम खुद पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, जो हमें पता है हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें इफेक्ट की, तो व्हाइल एग्रीकल्चर इज नेसेसरी फॉर द फूड प्रोडक्शन, भाई हमें पता है कि एग्रीकल्चर का हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं, फॉर द फूड प्रोडक्शन, और इसमें ही हम पेस्टिसाइड्स मिला रहे हैं। तो सम पेस्टिसाइड्स हार्म्स द एनवायरनमेंट, जैसे यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, दीज केमिकल्स कैन रन ऑफ इनटू द वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में जाते हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं और हमें हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं, एंड कॉजिंग द पॉल्यूशन एंड हार्मिंग द एक्वेटिक लाइफ, हम अपनी लाइफ के साथ साथ एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म पहुंचाते हैं। वहीं पर सॉइल इरोजन, यानी कि ओवर ग्रेजिंग और इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स कैन लीड टू द लॉस ऑफ द टोपोसॉइल, रिड्यूसिंग लैंड फर्टिलिटी। मतलब कहने का यह है कि हम जो फार्मिंग कर रहे हैं उसमें इम्प्रॉपर हम टेक्निक का यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स ज्यादा नंबर ऑफ पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, उस वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर या फिर हमारे फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा समस्या का कारण बनता जा रहा है। ठीक, चलिए आई होप 6 के 6 पॉइंट्स बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको आंसर को ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वेस्ट जनरेशन, आई होप ये लास्ट पॉइंट होगा, जो फैक्टर्स हैं हमारी एक्टिविटीज के जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में। ठीक है, तो वेस्ट जनरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो वेस्ट जनरेशन का इफेक्ट ये होगा, द ग्रोथ इन द पॉपुलेशन एंड कंजप्शन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है तो हाई अमाउंट में आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है, इंक्लूडिंग द प्लास्टिक, पेपर एंड फूड वेस्ट। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे प्लास्टिक का यूज, पेपर्स का यूज, फूड का वेस्ट भी इंक्रीज होता जा रहा है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल लीड्स टू, और उसका इम्प्रॉपर डिस्पोजल किया जा रहा है, मतलब एक प्रॉपर फॉर्म में उसको डिस्पोजल नहीं किया जा रहा है, तो उस वजह से पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट हो रहा है, पर्टिकुलरली लैंड एंड ओशियंस इसका सामना करते हैं। हार्म्स टू द वाइल्ड लाइफ को भी ये हार्म पहुंचाता है, एज एनिमल्स में अगेंस्ट और बिकम द ट्रैप्ड इन द वेस्ट मटेरियल। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर कूड़ेदान है और उसके पास ही कोई जानवर खड़ा हुआ उसमें से कुछ खाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके चक्कर में वो क्या खा लेता है, पॉलिथीन भी खा लेता है, प्लास्टिक का कोई भी मटेरियल खा सकता है, ऐसी चीज खा सकता है जो उसके माउथ में लग जाए, जिसमें आप जैसे मेडिकली कोई अगर वहां पर डिस्पोजल पड़ा हुआ है तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को भी हार्म पहुंचा रहे हैं। और लैंडफिल्स विच मे टेक अप वैल्यूएबल लैंड एंड कैन रिलीज हार्मफुल केमिकल्स इनटू द सॉइल एंड द वाटर। और अगर हम जमीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो वेस्ट है जो कि हम इन प्रॉपर फॉर्म में इसको डिस्पोज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सॉइल या वाटर में मिलके हमें ही हार्म पहुंचाता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया वेस्ट जनरेशन। तो ये आपकी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज थी जो हम लोगों द्वारा की जा रही हैं और हमारे एनवायरमेंट को ही ये हार्म पहुंचा रही हैं, जो कि घूम फिरकर हमें ही इस एनवायरमेंट के रिसोर्सेज को यूज करना है, क्योंकि हम एक साइकिल के थ्रू सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, सारे सोर्सेज का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप सातों के सातों पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। और डेफिनेटली किसी भी पॉइंट से कैसे भी वो लैंग्वेज घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से बहुत अच्छे से एग्जाम में आंसर लिख के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है ये यहां पर पूछा गया है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर आप देखें तो यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो हमने लगभग पूरी यूनिट खत्म कर ली है इन 10 क्वेश्चन आंसर में। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे सारे क्वेश्चंस और उनकी एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही आप अपना विश्वास हम लोगों पर बनाए रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें बाय द शेयर वीडियो लिंक ऑन योर ऑल सोशल अकाउंट्स। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन के आंसर की। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपसे पूछा गया है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस होता है मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है बच्चों कि हम प्रेजेंट अपनी जरूरतों को तो पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी प्रेजेंट जरूरत पूरी होने से जो फ्यूचर की जनरेशन है उसकी जो डिमांड होगी, उसका जो कंजम्पशन होगा वो अफेक्ट ना हो। दैट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि फ्यूचर जनरेशंस को जो अपनी उनकी नीड्स हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, दैट्स कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It focuses on the creating a balance between the economic growth, environmental protection and the social well-being। मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा किस चीज पर? इकोनॉमिकल ग्रोथ में हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का यूज हमारी नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन को भी करना है, साथ ही साथ सोशल वेल बीइंग्स का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर दैट सोर्सेज आर यूज्ड वाइडली एंड दैट द एनवायरमेंट इज नॉट हार्म्ड इन द प्रोसेस। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर करता है कि रिसोर्सेज का हम इस तरीके से यूज करें कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम उनका हार्म ना करें, यानी कि फ्यूचर जनरेशन उनका यूज भी आराम से कर ले। तो दैट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आप इसकी डेफिनेशन से ही बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको यहां पर बता देता हूं व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? पहला पॉइंट अगर आप देखें यहां पर, प्रिजर्व्स द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। हमें नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए बचाकर रखने हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके हमको रखना है, जिससे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो उन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का यूज बहुत अच्छे से बिना किसी कॉम्प्रोमाइजेशन के कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट हार्म। भाई इकोनॉमिकल ग्रोथ होना भी जरूरी है, लेकिन उसको आप प्रमोट करेंगे विदाउट एनी हार्म टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को कोई भी हार्म या किसी भी सोर्सेज को कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, बेसिकली उस सोर्स को जो दोबारा से जनरेट ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, इम्प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि इम्प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक इंपॉर्टेंस है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट, एड्रेसेस क्लाइमेट चेंजेस। अगर क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिमांड है कि आप उनको एड्रेस करें और उन पर काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं, एनकरेज द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए एनकरेज किया जाए, यानी कि जैसे आप लोग ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, अपने कोर्स के सिलेबस में पढ़ रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए अबाउट द एनवायरमेंट। तो दैट मीन्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए इंक्रेज किया जा रहा है सभी को, कि अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो इन फ्यूचर आपको इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो कि डिमांड नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं आपसे, तो रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड द इनइक्वलिटी। यानी कि हमें पॉवर्टी और इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर, क्योंकि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जितने भी हैं उन पर सबका समान अधिकार होता है। ठीक है, आगे बात करें, सपोर्ट्स इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं कहता है कि नई टेक्नोलॉजीज या नए इन्वेंशन नहीं करने हैं, इन्वेंशन करने हैं, नई टेक्नोलॉजीज बनानी है जिससे कि इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, लेकिन रीजन वही है या फिर हमें फैक्टर वही ध्यान में रखना है कि कोई भी हार्म ना हो किसी भी टाइप के रिसोर्सेज को, क्योंकि सारे रिसोर्सेज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और एक साइकिल की फॉर्म में पूरा प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर लास्ट पॉइंट की, तो एनहेंस द ग्लोबल कॉपरेशन। ग्लोबल कॉपरेशन में एनहेंसमेंट दिखाना पड़ेगा। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड से जो भी इश्यूज हैं उनको मिलकर उन पर काम करना है और एनवायरमेंट को बचाना है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। ये पॉइंट्स मैंने आपको वन बाय वन करके बताए हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कर दें। पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि समय समय पर सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो को अगर शुरुआत में शेयर नहीं किया है तो अभी आप 5 सेकंड का समय निकालकर शेयर भी कर दें अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपने इन 10 के 10 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, कहीं पर भी कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी।
ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, अगर कहीं पे किसी आंसर में, क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें बच्चों, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आई होप आपने पूरे सेशन को, इन 10 के 10 क्वेश्चन को रेगुलर बेसिस पर अपनी ईमानदारी से देखा होगा, समझा होगा और अपनी पहली यूनिट को एक स्ट्रॉन्ग जो रूप है वो आपने प्रोवाइड कराया होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट यूनिट्स भी क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। तो एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और अब इतना प्यार इंजीनियर्स गेटवे को देने के लिए। वीडियो को बस आपको केवल और केवल इतना करना है कि सभी बच्चों तक वीडियो के लिंक को पहुंचाना है ताकि सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सब्सक्राइबर्स जो आपके नंबर हैं यही हमें मोटिवेट करेंगे कि हमारे ऊपर बच्चों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, हम और बेहतर किस तरीके से आपके लिए रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एट द एंड, कोई भी समस्या अगर आपको हो रही है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी हमसे बात कर सकते हैं 8273708952। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको है स्टडी से रिगार्डिंग, तो हम उसमें आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।